जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है यह मेरी दादी माँ है। आज तो रोहन खुशी के मारे सुबह से अपनी पैकिंग करने में लगा हुआ था। ना जाने कब से वह इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आखिर करता भी क्यों ना। पूरे 6 सालों के बाद रोहन विदेश से अपने घर इंडिया वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी माँ के मासूम चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल रोहन पिछले 6 सालों से विदेश में ही रह रहा था और इस दौरान 7-8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 3 घंटे के पहले पिता से उसने वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी बार बार गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करो। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल छल्ली छल्ली हो गया था। अपार दुख के भंवर में वह डूब गया था, परंतु वीज़ा ना बन पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी और जब माँ को यह मालूम होगा कि मैं अहमदाबाद के एक बड़े से अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा और बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेंगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। यह मधुर ख्याल रोहन अपने मन में लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद मन में मीठे मीठे सपने सजाए अपने घर पहुँचा तो देखा कि उसकी भाभी कविता रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। रोहन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वे अपने चाचू को पहचान नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर रोहन की ओर दौड़ते हुए आए और उसे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन रोहन ये देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नज़र आ रही थी। रोहन को वह देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करोगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर दिया और अब आपके देवर को यहाँ के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह सुनकर कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं इंडिया वापस अपने देश लौट रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रोहन दौड़ता हुआ अपने माता पिता के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ की नज़र नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह दादी के कमरे में गया। दादी दादी, देखो आपका पोता वापस आ गया। लेकिन वह हैरान रह गया कि दादी भी अपने कमरे में नहीं थी। तभी रोहन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते हैं। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी कविता चाय का कप लेकर आई। रोहन, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी यह सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, आप कहाँ इनकी बातों में आ गए? कविता ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोनू को आँख के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी रोहन बोला, लेकिन भाभी, माँ और दादी माँ कहाँ हैं? मैं मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही? मैं घर का कोना कोना चेक कर चुका हूँ। तभी उसकी भाभी कविता अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए हुए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ जी दादी माँ को लेकर अयोध्या की यात्रा पर गई हैं। पर भाभी, यात्रा पर तो माँ और दादी माँ 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन ही नहीं लगता। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का अभी 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें आने में कुछ समय और लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है, इसी कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा।
परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर कविता वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और रोहन थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के कमरे में चला गया। वहाँ लगी अपने पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। दरअसल रोहन का संयुक्त परिवार था। विदेश जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था। रोहन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। उसके भैया भाभी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आज इस घर में पता नहीं क्या हो गया। इस बात को रोहन समझ नहीं पा रहा था। रोहन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो भी पैसे कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आया करती थी, परंतु वीज़ा ना लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। अक्सर वो घर पर वीडियो कॉल से बात करा करता था। पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी माँ से उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बातें किया करते थे। रोहन लगातार अपने पिता की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी कविता कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुँह धोकर खाना खा लीजिए। लेकिन अपनी दादी माँ और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह रोहन अपने मन में लेकर आया था, वह सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा और भतीजी उसके पास आए और बोले, हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी रोहन ने उन दोनों को बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ और दादी माँ भी घर पर नहीं थे। ऐसा सोच सोचकर रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना ही घर काटने को दौड़ रहा है। शाम का समय जब उसका भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए रोहन ने अपने बड़े भाई से बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन रोहन अपने पिताजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही रोहन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने झुककर उसका अभिनंदन किया। रोहन जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहे। अस्पताल में सभी लोग उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। रोहन को मरीजों का दुख दूर करने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर का समय था जब रोहन मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा के मुरझाए हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी हो। वह दीवार की ओर चेहरा करके सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उनके फटे हुए पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देख देख कर रोहन को कुछ आकर्षण सा महसूस हुआ। रोहन जब केबिन की ओर वापस आने लगा उसी समय सभी सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे। साफ सफाई और झाड़ू पोंछा करने में लगे हुए थे, कूड़ा कचरा उठाने में लगे हुए थे। फ़ोन पर बात करते करते अचानक से रोहन के कानों में एक तेज आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम नहीं हो पाता तो नौकरी पकड़ ही क्यों लेते हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाते हो? ढंग से पोंछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर क्या करने आए हो? बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर रोहन को बहुत बुरा लग रहा। जैसे ही वह उसकी ओर गया उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नज़र आने लगी। फिर वह सोचने लगा, माँ यहाँ कैसे हो सकती हैं? यह सोचते हुए जैसे ही वह थोड़ा नज़दीक आया उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर रोहन दंग रह गया क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ थी।
उसकी माँ की आंखों से आंसू धारा बह रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। उसी समय रोहन के सब्र का बांध टूट गया। नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? क्या तुम अपने घर में भी अपनी माँ और दादी माँ से ऐसे ही बात करती हो? औरतों के संग कैसे बात करनी है ये तुम्हें नहीं पता? और यह कोई नौकरानी नहीं, कूड़ा करकट उठाने वाली, बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। अब लोग हैरानी से रोहन की ओर देखने लगे। तभी रोहन के मुंह से निकला, माँ आप कहाँ यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और दादी कहाँ हैं? अपने बेटे को देखकर सुमित्रा जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई उसी बूढ़ी अम्मा के पास ले गई जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी माँ को ऐसी हालत में देखकर रोहन का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। सुमित्रा जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे को अपने हाथों से सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन रोहन के दिमाग में हजारों सवाल क्रोध कर रहे थे। वह बोला, माँ, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है? तब दादी ने कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा, पिताजी के जाने के बाद तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई राहुल ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा, तू जानता ही है कि तेरे पिता के पास कितनी जमा पूंजी थी। उन्होंने मकान बनवाने में खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। लेकिन तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए होता था, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते और उन दोनों को तो 100 रुपये देने में भी आफत आती थी। कविता बहू आए दिन मार्केट जाती, अपनी सहेलियों के संग नए नए कपड़े खरीद कर लाती, अपनी सहेलियों के संग दिन रात किटी पार्टियां करती थी। उससे तेरे भाई को राहुल को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ 150 रुपये भी मांग लेती तो घर में कलेश शुरू हो जाता। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे थे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम खाना बनाती और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू, पोंछा, बर्तन सभी काम मेरी बहू करती। और जब मेरे और अपने लिए वो 2 रोटियां बनाने जाती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ को ऐसी हालत में देखकर बड़ा दुख होता था बेटा। और अगर मैं कुछ भी बहू से कहती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती और कहती, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्चे बढ़ा रही हो, ऊपर से मुझे ज्ञान भी देती हो। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी रोहन की माँ यशोदा जी ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम लोगों के साथ क्या गुजरी है ये तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो राहुल से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उससे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तब कविता बहू ने घर में कलेश करने शुरू कर दिए और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करती नहीं है, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं तुम्हारी माँ और दादी। अब मैं इन दोनों के साथ में नहीं रह सकती। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं इनको बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। कविता बहू की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि राहुल उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा, मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि राहुल को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से ही बीते होंगे कि राहुल मुझसे कहने लगा,
मैंने अहमदाबाद में रहने वाले मित्र से दादी की तबीयत के बारे में बात की है। वह अहमदाबाद के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। माँ, आपकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो आपको भी हम अपने साथ ले चलेंगे। बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसीलिए अपने और दादी के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग कर ली। अगले ही दिन कविता और राहुल हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे हमें बिठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लिखवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं पर बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे कि कब से लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो राहुल वापस आया और ना ही कविता बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग कहाँ रह गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे और बहू को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता न चला। लेकिन जो बात मैं समझ ना पाई वह बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर रोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तब सुमित्रा जी की आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में। अपने ही बेटे ने हमें ये दिन दिखा दिया। लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज़ बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाती। बस गले में तेरे पिताजी की दी हुई एक सोने की चैन थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसे का इंतज़ाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू किया। लेकिन वह पैसे आखिर कितने दिन तक चल पाते। 2-3 दिन में ही सारे पैसे ख़त्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया, अगर पैसे नहीं तो यहाँ पर इलाज नहीं। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो क्या करोगी। मैंने बिना सोचे समझे झट से हाँ कह दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी। लेकिन बेटा, रह रह कर अपने बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाता था। ऐसा कहते कहते सुमित्रा जी फपक फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते रोहन लगातार आंसुओं से भरी आंखों में अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नज़र आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और दादी माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह देखकर रोहन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से में उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेन कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर रोहन ने कैंटीन से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद रोहन बोला, दादी, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली हैं। अब आप नॉर्मल हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो समय के साथ खाने पीने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सुमित्रा जी और दादी थोड़े सदमे में आ गई, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहती थी जहां उनके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार हुआ हो। तभी रोहन बोला, माँ, दादी, वह घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय
अपनी माँ और दादी माँ को लेकर रोहन उनके साथ घर पहुँचा, लेकिन अपने घर भैया भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी कविता के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। कविता और राहुल अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। रोहन ने घर पहुंचते ही सबसे पहले तेज आवाज में चल रहे म्यूजिक को बंद कर दिया। तभी कविता गुस्से में तमतमाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है देवर जी। रोहन ने कहा, आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दादी और माँ कहाँ हैं। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई राहुल बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों हरिद्वार की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वे दोनों अयोध्या की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उसका भाई कुछ सक पका गया। हड़बड़ाते हुए वह कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय रोहन के सब्र का बांध टूट गया और वह चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप लोग, और कितना सच सच क्यों नहीं बता देते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से निकाल दिया है। अब अपनी करतूतों को छुपाने के लिए आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। शर्म नहीं आ रही है। तभी रोहन ने अपनी दादी और माँ को आवाज़ लगाई और घर के अंदर बुलाया। सुमित्रा जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचे रसीद दिए। घर में उपस्थित सभी मेहमान ये सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी उनके संग हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे लोग उन्हें घृणा भरी नज़रों से देखकर फुसफुसाने लगे। पार्टी में आए राहुल के कुछ करीबी दोस्त कहने लगे, राहुल, हमें तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुझ जैसे दोस्त से तो भगवान हमें दूर ही रखे। अब धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी देर पहले जब नाच गाना चल रहा था, वहीं पर एकदम सन्नाटा सा पसर गया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब रोहन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही कविता और राहुल ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी दादी के पैरों में जा गिरे और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए दादी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने हमारी अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए थे, जो आप जैसी देवियों के साथ हमने ऐसा सलूक किया और आप दोनों को हमने घर से निकाल दिया। तभी सुमित्रा जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों ने की है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोले, अब चलिए बाकी की सारी बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की यह बात सुनकर कविता अंदर तक काँप उठी और रूसी आवाज़ में बोली, माँ जी प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सुमित्रा जी पत्थर बनी जज से तस नहीं खड़ी रहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर लेकर गई, तभी सुमित्रा जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर कविता और राहुल खुश हो गए। फिर सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेन मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोता और पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप के घर में पड़े पुराने फालतू सामान नज़र आने लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान के समान ही लगते हैं। सुमित्रा जी की बातें सुनकर कविता और राहुल की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। तभी रोहन बोला, देखा भैया, ये होती है माँ, जिसे आपने सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। इस माँ ने आज आपको फिर से एक बार नया जीवन दान दिया है। अरे क्यों नहीं समझते आप लोग जैसे पढ़े लिखे। ये माँ बाप घर में पड़ा हुआ कोई फालतू कबाड़ सामान नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए सर पर रखा हुआ वो आशीर्वाद है
जो बच्चों के ऊपर आई बला को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और भैया दुआ करना भगवान से, जो गलती आपने की वही गलती आपके बच्चे ना करें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही दोहराते हैं। रोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल और कविता शायद वह अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर सुमित्रा जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। तो आज से मेरा केवल एक ही बेटा है, वो है रोहन। अपनी माँ के मुख से यह बात सुनकर राहुल की हैरानी का ठिकाना ना रहा। राहुल और कविता सुमित्रा जी के आगे रोए, उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए, हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। तब कभी रोहन झट से बोला, यह तो आपको माँ और दादी माँ को रोड पर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप कहो तो मैं भी आपको उसी जगह पर छोड़ आता हूँ जहाँ आप दादी और माँ को छोड़कर आई थी। आपके रहने के लिए सबसे उत्तम जगह है। तभी रोहन उनका सारा सामान उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक देता है। उनके कुकर्मों की सज़ा उन्हें सुना दी गई थी। अब दादी, माँ और पोता तीनों एक संग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, रोहन ने अपनी दादी और माँ को न्याय दिलाने के लिए अपने बड़े भैया भाभी के संग जो किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।